एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 16 मार्च का इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज एनालिसिस हम शुरू करेंगे। उसके पहले छोटा सा अनाउंसमेंट आप सबके लिए ये है कि वो बच्चे, वो सब्सक्राइबर्स जो ये पूछते हैं कि मैम एक टाइम सेट कर दीजिए तभी आप वीडियो पब्लिश किया करिए, तो सॉरी फॉर दैट। कभी कभी टाइम में चेंज हो जाता है और क्योंकि मेरी क्लासेस रहती हैं, यूपीएससी के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, तो कभी कभी मुझे टाइम लग जाता है तो मैं वीडियो पब्लिश नहीं कर पाती हूँ टाइम पे, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और अगर कभी कोई बीच में छुट्टी पड़ जाती है, बिकॉज आई एम अ फैमिली पर्सन, सो मुझे टाइम देना पड़ता है फैमिली को भी, तो टाइम चेंज होता है तो प्लीज फॉरगिव मी। और जैसे कोशिश करती हूँ कि मैं 3 बजे तक अपना एडिटोरियल और 7 बजे तक मैं अपना न्यूज एनालिसिस पोस्ट कर दूं, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू जो भी है। लेकिन अगर डिले होता है या चेंज होता है तो उसके लिए बहुत बड़ा सॉरी है आप सबके लिए, थोड़ा सा कोऑपरेट जरूर करें। ऑलराइट। और उन बच्चों के लिए जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, फ्रेशर हैं या जो भी जॉब करते हुए पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उन सबके लिए बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि अगर आप काम करते करते पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा स्टेप है, लेकिन आपने स्टेप उठाया, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो उन्हीं के लिए पहला आर्टिकल आज है उन बच्चों के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं काम के साथ, या जो बहुत फ्रेशर है, इनको पता नहीं कि तैयारी कैसे करनी है। तो मैं एक आर्टिकल से आपको समझाने की कोशिश करूंगी, न्यूज भी पढ़ेंगे और आर्टिकल को एनालाइज भी करेंगे उस एस्पेक्ट से कि तैयारी कैसे की जाती है। क्योंकि सभी को ये बताया जाता है कि यूपीएससी अगर आपको करना है तो आपकी करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, साथ ही साथ आप या तो हिंदू पढ़िए या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए। बट पॉइंट ये है कि कोई ये नहीं बताता ठीक तरीके से कि आपको तैयारी में क्या चीज शामिल करनी है, क्या नहीं शामिल करनी है। इनफैक्ट अगर कोई आप आर्टिकल का सेक्शन लेते हैं तो क्या उसको नोट्स में कैसे इन्वॉल्व करना है या क्या चीजें पकड़नी है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप सिलेबस को हमेशा अपने साथ रखिए, सिलेबस को मत मिस करिए। प्रिंट आउट ले लीजिए, अपने पास बराबर रखिए। आप देखिए कि जब भी आप कोई न्यूज आर्टिकल उठाते हो तो क्या वो आपके सिलेबस से मैच करता है क्या। चाहे वो भूल जाइए कि प्री में पूछा जाएगा, मेंस में बाद में आएंगे, पहले आप ना बैकग्राउंड तैयार करिए, बेसिक्स तैयार करिए। आप प्री और मेंस पे मत जाइए, भी आपके लिए ये चीज नहीं है। पहले आप ये देखिए कि आपका करंट अफेयर्स में क्या आपको सिलेबस पूरी तरीके से याद है क्या, जो भी आप न्यूज उठाते हो क्या वो आपके जो भी आर्टिकल आप पढ़ते हो क्या वो पॉइंट आपके सिलेबस में कवर होता है क्या। पहली चीज ये। दूसरा ये है कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप चाहे वो प्री का उठाइए या मेंस का उठाइए। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्री क्या है, वो क्वालिफायर है, और मेंस आपका क्वांटिटी के हिसाब से बात की जाती है। प्री का मतलब होता है क्वालिटी और मेंस का मतलब होता है क्वांटिटी। तो हमेशा क्वांटिटी पे अगर आप ध्यान दोगे तो क्वालिटी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि आईएएस का तरीका है, तैयारी हमेशा मेंस की होती है, प्री की कोई अलग से तैयारी नहीं होती है। ठीक है ना। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अब हम ये देख रहे हैं, इस आर्टिकल की हेल्प से हम समझेंगे कि हमारा ये जो आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे क्या क्या एस्पेक्ट को कवर करता है। तो ठीक है, जो फ्रेशर्स हैं वो हमेशा अपने पास सिलेबस रखेंगे और साथ ही साथ खुले टाइम में आप क्वेश्चन आंसर को प्रिपेयर करते रहेंगे। ठीक है। तो ये आर्टिकल कहता है होल्डिंग जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज विद रशिया ईरान दिस वीक सेज चाइना। चाइना ने क्या बोला है कि वो जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज करेगा, नेवी वाली, जो नेवी की आर्मी होती है, नेवल उसे बोलते हैं, उनकी वो जॉइंट एक्सरसाइज करेगा। किसके साथ? रशिया के साथ, ईरान के साथ दिस वीक। ठीक है। देखिए चाइना जो है वैसे भी न्यूज में है अभी फिलहाल के लिए, चाइना, यूएस, और अगर आप देखें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में नाम बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि चाइना अपनी इमेजिंग करने की कोशिश कर रहा है, क्लीन इमेज चाहता है, साथ ही साथ कई देशों में वो मीडिएटर की तरह भी उभरना चाहता है, जिसमें रशिया उसका इनडायरेक्ट अलाय है, या कहना चाहिए रशिया का वो इनडायरेक्ट अलाय है, और ईरान तो उसके अभी फिलहाल उनके अलाय तो नहीं कहेंगे, अभी फिलहाल फेवर में दिख रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया मतलब यूएई, सऊदी के बाद बोलना चाहिए, प्लस अभी ईरान की एक डील हुई है, राइट। अभी कुछ दिन पहले न्यूज में भी आया, हम डिस्कस भी किया था। तो सऊदी और ईरान की भी डील हुई है, उसमें चाइना ने मीडिएटरशिप किया है। ठीक है। सो ये चीज समझने वाली है कि उनके साथ अब नेवल एक्सरसाइज भी होगी, और ड्रिल कहां होगी? गल्फ ऑफ ओमान में, राइट। तो अब देखिए इस आर्टिकल का स्कोप देखिए कि वो पहले तो हमें पता होना चाहिए मैप में कि रशिया कहाँ है, ईरान कहाँ है और चाइना कहाँ है, पहला सवाल। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। नंबर 2, गल्फ ऑफ ओमान कहाँ है, मैप में हमें देखना चाहिए, क्योंकि अगर सपोज करिए प्री में एक सवाल बनता है कि गल्फ ऑफ ओमान कहाँ है और आपको 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ है, इनमें से कौन सा सही है, तो आपको पिक करना पड़ेगा। और अगर आपको बोल देते हैं कि गल्फ ऑफ ओमान के आसपास कौन से देश हैं, तो वो पिक करना पड़ेगा। उसके बाद आसपास कौन से ओशन है, तो पिक करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन का एक्सपोजर बनता है, एक दिन में नहीं आएगा, कई बार आप देखोगे तो पता चल जाएगा। ऑलराइट, नाउ अब आगे बढ़ते हैं, इस न्यूज को थोड़ा और एनालाइज करेंगे। नेवल फोर्सेस फ्रॉम चाइना, ईरान एंड रशिया कंट्रीज एट ऑड्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब चाइना, ईरान और रशिया किससे ऑड है? यूएस से ऑड है। आर स्टेजिंग जॉइंट ड्रिल्स इन द गल्फ ऑफ ओमान दिस वीक, चाइना's डिफेंस मिनिस्ट्री सेड ट्यूसडे। ठीक है, काफी
एड ऑन या एक्साइटिंग न्यूज हो सकती है उनके लिए जो इस वक्त चाइना को बड़ी पावर समझते हैं, जो चाइना को सपोर्ट करते हैं, बट जो लोग यूएस को इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं उनके लिए काफी नेगेटिव न्यूज है। अच्छा, हम किसकी तरफ है? हम इंडिया की तरफ है, ऑब्वियसली हमारा देश है, तो इंडिया के लिए कोई खास बड़ी न्यूज नहीं है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी कई सारे देशों के साथ नेवल ड्रिल करता है और कर रहा है। इसमें फिलहाल के लिए ये हमारे लिए, अगर देखा जाए न्यूज के एस्पेक्ट से, तो ये हमारे लिए सबसे पहले ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है, ठीक है। क्योंकि ऑल्दो ये जो डील्स होती हैं वो हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप में देखते हैं, लेकिन अगर सीधे सीधे इंपैक्ट अभी देखें तो हमें ज्योग्राफी के लिए, हमारे मेंस और प्री की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये इन सब देशों को मैप में देखना है। फिर other countries are also taking part in the security bonding 23 exercises, the ministry said without giving details. अच्छा, Iran, Pakistan, Oman and UAE all have coastline along with the water body lying at the mouth of strategic Persian Gulf. बस ये लाइन अगर आप समझ गए तो आप तैयारी भी समझ जाएंगे। देखिए ये लाइन क्या बोलती है कि ईरान, पाकिस्तान, ओमान एंड यूएई all have coastline along the water body lying at the mouth of strategic Persian Gulf. ये स्टेटमेंट सही है या गलत? स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अभी पढ़ने में लग रहा है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाए और आपने कभी मैप में देखा ही नहीं होगा तो आप इसको गलत भी कर सकते हो अगर आपने मैप में उसको नहीं देखा है। अब आ गया ना प्री का सवाल, एक स्टेटमेंट का सेंटेंस आ गया, आपको पिक करना है सही या गलत, और दूसरा इसे मिलता जुलता दे देंगे आपको, दूसरा भी दिखाती हूँ मैं अभी आपको। Now, this exercise will help deepen practical cooperation between the participating countries, navies, and inject positive energy into the regional peace and stability. ठीक है, न्यूज में कोई खास बात नहीं है कि ड्रिल होगी तो आपस में पैक्ट अच्छा होगा, देशों में करीबी आएगी, जो झगड़े फसाद है कम होंगे, तो न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो कहना चाहिए एनालिसिस है वो इंपॉर्टेंट है। आप सोचते हैं आगे क्या होगा? Kirby, so U.S. National Security Council spokesperson John Kirby said Wednesday that the White House was not concerned by the joint training exercise. Kirby said the U.S. and other nations conduct training exercises all the time, and this won't be the first time that the Russian and Chinese have trained together. ठीक है, तो समझ में ठीक है। मैंने से कहा कि जो लोग यूएस को सपोर्ट करते हैं या जो यूएस के लिहाज से कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया के लिहाज से भी कोई बड़ी बात नहीं है, ड्रिल कर रहे हैं, आपस में प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं, ऐसी कोई नई चीज नहीं है। लेकिन हाँ, जब ड्रिल्स होती हैं तो वो देश दिखाते हैं कि हम बड़े करीब हैं, बहुत ज्यादा आपस में सौहार्द है, पर ऐसा कितना होता है वो तो वक्त बताता है। तो वही यूएस से सेम बात बोली। द एक्सरसाइज scheduled for Wednesday through Sunday come and amid heightened tension between the US and China over a range of issues. तो रहता ही है, और इंक्लूडिंग China's refusal to criticize Moscow over its invasion of Ukraine. और इशू क्या है कि चाइना ने रिफ्यूज किया है क्रिटिसाइज करने के लिए मॉस्को को। सेम चीज इंडिया के लिए भी हुई थी थोड़ी बहुत, पर ज्यादा नहीं है, क्योंकि इंडिया ने भी एब्सटेन किया था रशिया के अगेंस्ट वोट करने में। उसके अलावा क्या होता है कि रशिया एंड सप्लाइड यूक्रेन विद डिफेंसिव आर्म, ऐसे कहा जा रहा है कि ऐसा है कि लगता है यूएस अलाइज क्योंकि चाइना कहीं आर्म सप्लाई ना करे रशिया को यूक्रेन वॉर में, तो वो काफी अलग नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाएगा चाइना के लिए। ईरान एंड द यूएस हैव बीन एडवर्सरीज सिंस फाउंडिंग ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक इन 1979, और ईरान और यूएस में जो है काफी एडवर्सरीज है 1979 इस्लामिक रिपब्लिक से, जो फाउंडिंग हुई थी 1979 में, जो कहना चाहिए आधार तैयार हुआ, तब से ही यूएस डिप्लोमेट से उनका या यूएस गवर्नमेंट से या यूएस और ईरान में बनती नहीं है, सीधी बात ये है। Now, China has dispatched the guided missile destroyer Nanning to take part in the drills centered on search and rescue at the sea and that non-combat mission. ठीक है, ये न्यूज अगर मैं इसको काट दूं, ये न्यूज अगर नहीं भी पढ़ेंगे दैट इज फाइन, मैं इसे आपको पढ़ के समझा दी कि चल क्या है। अगर बैकग्राउंड क्लियर है आपको, आप समझ रहे हैं, न्यूज पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर सीधे सीधे टारगेट पे आए कि ज्योग्राफी के लिए क्या इंपॉर्टेंट, तो देखिए लाइन इंपॉर्टेंट कितनी है, ये नेक्स्ट पैराग्राफ। चाइना मेंटेन्स इट्स ओनली फॉरेन मिलिट्री बेस complete with a navy pier in the Horn of Africa country of Djibouti located just across the Gulf of Oman. ठीक है, ये आ गया स्टेटमेंट नंबर 2। अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर आपसे यहां से पूछूं कि ईरान, पाकिस्तान, ओमान और यूएई क्या आपस में कोस्ट लाइन शेयर करते हैं गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ में, तो आंसर होगा यस। अगर आपने पढ़ा है तो उसको भी देखेंगे। दूसरी बात कि चाइना क्या करता है, चाइना ने अपनी जो नेवी पायर को एक्सपैंड किया है, कंप्लीट किया है, कहां पे? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, कंट्री ऑफ जिबूती लोकेटेड जस्ट अक्रॉस द गल्फ ऑफ ओमान। नेक्स्ट लाइन में क्या बना सकती हूँ, अगर मैं यूपीएससी के लिए पेपर बनाऊं तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिबूती इज द पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका और नॉट, लोकेटेड जस्ट अक्रॉस द गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, तो अगर आपने इसको देखा होगा मैप पे तो आप इस स्टेटमेंट को सही कर पाओगे, वरना गलत कर दोगे। तो ये होता है एक्सपोजर न्यूज का। अगर आप देखिए ये वाला जो मैंने सेक्शन काटा है,
वैसे ही इंपॉर्टेंट है आपकी मेंस राइटिंग में ये वाला सेक्शन आ सकता है, ये वाला पूरा सेक्शन। जब भी आप मेंस राइटिंग में आप इंटरनेशनल रिलेशन सवाल लिखोगे तो ये मेंस वाला पॉइंट कवर होगा। लेकिन प्री के सवाल भी चीजें बन गए कि आपको पता होना चाहिए कहाँ गल्फ ऑफ ओमान है, पर्शियन गल्फ कहाँ है। ठीक है, क्लियर है इस बात को ना? अगर आप ये चीज समझ गए तो आप आगे के न्यूज आर्टिकल्स को भी समझ पाओगे ना। बीजिंग फ्लेक्सिबल मसल में लिख रहे हैं The three countries held similar drills at last in 2019 में भी ऐसी ड्रिल्स हुई थी। और लास्ट वीक चाइना hosted talks between the Iran and chief Middle East rival Saudi Arabia that resulted in an agreement between them Friday to restore full diplomatic relation after 7 years of tension। ठीक है, तो ये बात हम पढ़ ही चुके हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, अब देखते हैं मैप की बात जो मैं बार बार करती हूँ। तो मैप हमेशा आपके पास होना चाहिए तैयारी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तीन चीजें लगा लीजिए आप, मोटा माटी चाहिए। पहला आपको चाहिए सिलेबस बिल्कुल अपने पास आंखों के सामने ऑल द टाइम। दूसरा हो गया मैप और तीसरा हो गया क्वेश्चन पेपर, प्री और मेंस दोनों के। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर्स हैं तो आप बराबर वेरीफाई कर सकते हो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद आते हैं वापस से मैप में। अगर जैसे मैंने कहा कि मैप में हम देखते हैं कि आसपास के देश क्या है। पर्शियन गल्फ की बात हो रही थी तो पर्शियन गल्फ ये रहा। गल्फ ऑफ ओमान की बात है तो गल्फ ऑफ ओमान ये रहा। ठीक है, आसपास के देश और अरेबियन सी आप लोकेट यहाँ कर सकते हैं। ओमान यहाँ दिख रहा है हमको, यूएई यहाँ पर दिख रहा है। आसपास के देश में अगर आप देखें ईरान हमको ये दिखता है, साथ में बहरीन, कुवैत यहाँ दिखता है, इराक यहाँ दिखता है, ईरान ये दिख ही रहा है ऑब्वियसली, पाकिस्तान, राइट। तो हमने इन सारे देशों को कवर कर लिया। ओके, चाइना हम लोग कहाँ ड्रिल करने वाले हैं पहले स्टेटमेंट के हिसाब से? हम नहीं, सॉरी, चाइना कर रहा है। रशिया ईरान के साथ कहाँ कर रहा है? पर्शियन गल्फ में। और दूसरा गल्फ ऑफ ओमान में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चाइना का मिलिट्री एक्सपोजर है, नेवी पायर है। तो गल्फ ऑफ ओमान ये रहा और गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ ये रहा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसके सामने क्या है, कहाँ कौन सा ओशन है, देश कौन सा। इसके हिसाब से प्री में सवाल बड़ी आसानी से बन सकता है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप नहीं समझ पाओगे। नाउ अगर मैं आपको बोलूं कि गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ अदन, ध्यान दीजिएगा, सोमालिया और जिबूती के सामने गल्फ ऑफ अदन है और ओमान और यूएई के सामने गल्फ ऑफ ओमान है और पाकिस्तान भी इसके सामने पड़ता है, ईरान भी इसके सामने पड़ता है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ओमान, ईरान और पाकिस्तान के बीच गल्फ ऑफ ओमान पड़ता है? आंसर इज यस। पर अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, उसके बाद एक लाइन आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, अगर आपको दिख रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती हुई दिख रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से देशों से गुजरती है? सवाल बन सकता है। क्या वो सऊदी को हिट करती है? क्या वो कतर को हिट करती है या नहीं? कतर को हिट नहीं करती है। यूएई को करती है? हाँ जी करती है। ओमान को करती है? हाँ जी करती है। उसके बाद पाकिस्तान को करती है? हाँ जी करती है। तो हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी सवाल बन सकता है। तो ये एक्सपोजर है आपके इस न्यूज आर्टिकल का, तभी मैंने इसको ऐड किया। ठीक है, उसके बाद इस पूरे मैप में बहुत कुछ देखने लायक है। ऐसा नहीं है सिर्फ इतना इलाका है, लेकिन न्यूज के हिसाब से अगर आप अपडेटेड रहेंगे तो आंसर करने में भी आपको आसानी रहेगी। नाउ आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो देश आते हैं, याद रखिएगा कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथियोपिया, राइट, ये देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में और भी देश जुड़ते हैं, सूडान भी दिखता है, युगांडा दिखता है, लेकिन जो मेन देश है वो यही है। उसके सामने पड़ता है गल्फ ऑफ अडन, जो बिल्कुल सोमालिया और यमन के सामने है यहाँ पर, और रेड सी भी पड़ता है उसके इस दिशा में जाने पे। और इसके बीच में अगर आप देखें अल मंदेब, राइट, अल मंदेब यहाँ पे सी डिवाइडर है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि कब ये अल मंदेब भी पूछा गया, उसका नाम है बॉब अल मंदेब, राइट, हिंदी में शायद कुछ और होगा। सो अल मंदेब भी यहाँ पड़ता है, पूछा गया पहले भी। तो इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको हेल्प करेगा। तो हमेशा तीन चीजें साथ में रखिए, मैप, क्वेश्चन एंड आंसर की क्वेश्चन पेपर बैक ईयर, और साथ ही साथ अपना सिलेबस। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। अब फटाफट से एनालिसिस करेंगे, वो तो तैयारी की बात हो गई। अब न्यूज पे आते हैं फटाफट से, वो भी न्यूज का पार्ट था लेकिन यहाँ थोड़ा और डीप में जाएंगे। नाउ कैन प्रैक्टिस बट नॉट अपीयर इन कोर्ट, व्हाट चेंजेस फॉर फॉरेन लॉ मिनिस्टर। न्यूज आई है अभी आज के पेपर में है कि फिलहाल आईबीसी अब से, सॉरी नॉट फिलहाल, अब से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है कि फॉरेन लॉयर्स यहाँ पर आके, फॉरेन लॉयर्स एंड लॉ फर्म्स टू प्रैक्टिस इन इंडिया, अब वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी चीज है। ऑब्वियसली अभी तक की लड़ाई यही थी कि हमारे देश में सिर्फ हमारे ही लॉयर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट उन्होंने क्या कहा, इन अ मूव दैट कुड पोटेंशियली चेंज द लैंडस्केप ऑफ लीगल प्रैक्टिस इन द कंट्री, the BCI has allowed foreign lawyers and law firm to practice in India. Although they cannot appear in the court, they can advise clients on foreign law and work on corporate transaction. मतलब वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, प्रैक्टिस वो अपने ही देश में कर सकते हैं, लेकिन अपीयर हो सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ देश में बहुत सारे BPOs हैं, LPOs हैं, KPOs हैं,
बाहरी कंपनियां यहाँ आती हैं, तो उनके 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 जो लॉ के हिसाब से या इंडियन लॉ के हिसाब से उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो वो लॉयर्स अपने यहाँ ला सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। सीधी 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 बात है। मतलब अगर आप बिग कॉर्पोरेट जाइंट्स को यहाँ बुलाते हो तो उनके अगेंस्ट उनके लॉयर्स भी तो यहाँ आ सकते हैं ना। ये फाइट कई दिन से थी, फिलहाल उसको अप्रूव कर देगा। पहले बीसीआई ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, जहां पे कई सारे एडवोकेट्स ने लड़ाई लड़ी थी कि नहीं भाई ऐसा अलाउ नहीं होना चाहिए, पर वो आ गया। Now, what is the BCI decision? क्या है कि 13 मार्च को BCI notified in the official gazette that the rules for registration and rules for foreign lawyers and foreign law firms in India 22. The BCI is a statutory body established under the Advocates Act 1961 के अंदर, लाइन याद रखिएगा, पूछा सकता है प्री में, and it regulate legal practice and legal education in India. For over a decade, BCI was opposed in the allowing foreign law firms. ठीक है, now will address concern about the flow of the foreign direct investment। और इससे कह रहे हैं कि अगर हम इनको अलाउ करते हैं तो फायदा क्या होगा? एफडीआई जो हमारे देश में आता है उसके लिहाज से, और कंट्री में जो बाहर के जो कंपनीज आती हैं उनके इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में भी हेल्प हो जाएगी। एंड साथ ही साथ द रूल्स ब्रिंग लीगल क्लैरिटी टू फॉरेन लॉ फर्म दैट करेंटली ऑपरेट इन अ वेरी लिमिटेड वे इन इंडिया। तो ऑब्वियसली बाहर के लॉयर्स यहाँ आएंगे, बिजनेस भी ज्यादा आएगा। और जो हम शब्द यूज करते हैं याद रखिएगा, ईज ऑफ बिजनेस, राइट, ये शब्द यूज किया था कई बार। तो ईज ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? थोड़ा ना कि सिर्फ ड्यूटीज को कम कर दी, टैक्स को कम कर दीजिए, नहीं, ये भी पार्ट है ईज ऑफ बिजनेस का, कि जहां पे फॉरेन लॉयर्स भी यहाँ पे आके प्रैक्टिस तो कोई नहीं करेंगे, हमारे फॉरेन लॉर्ड्स अपने लॉज को नहीं लगा सकते, हमारे लॉ के हिसाब से ही काम करेंगे, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सीधी बात ये है। इन अ लेंथी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन द बीसीआई सेड इट इन्वॉल्व्स implement these rules enabling the foreign lawyers and foreign law firms to practice foreign law and diverse international law and international arbitration matters in India on the principle of reciprocity in a well defined regulated and controlled manner। और रेसिप्रोकेट भी कर सकते हैं, मतलब अगर जैसे किसी लॉ फर्म में आप काम करते हो तो आप किसी इंडियन फर्म को के लॉयर के रूप में रेसिप्रोकेट भी कर सकते हो, बट क्या है, रिप्रेजेंट नहीं कर, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, प्रैक्टिस अपने देश में जाकर के ही कर सकते हो। फिर सवाल की काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन है, आप भी इसको गो थ्रू करिए। नाउ व्हाट डू द न्यू रूल्स अलाउ? अलाउ क्या करा जाता है? अकॉर्डिंग टू द एडवोकेट एक्ट, एडवोकेट्स एनरोल्ड विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया अलोन आर एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस लॉ। सिर्फ बीसीआई के अंदर जो एनरोल्ड इंडियन लॉयर्स हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल अदर सच एज लिटिगेंट कैन अपीयर विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। लिटिगेंट अपीयर हो सकते हैं चाहे वो फॉरेनर्स, मतलब बाहर के ही लॉयर्स क्यों ना हो। अथॉरिटी और पर्सन बिफोर whom the proceeding are pending, वो भी कोर्ट की परमिशन से आप अपीयर हो सकते हैं। Now the foreign lawyers or foreign law firms shall not be permitted to appear before any court, tribunals or other statutory or regulatory authorities। ठीक है, तो क्या है, अगर अलाउ करेगा कोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक तरीके का क्या कैसे रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और सीधे आप कहना चाहिए एक लीगल लॉयर जो इंडिया का स्टेटस होता है लॉयर्स का, उनकी तरह काम नहीं कर सकते। दे शैल बी अलाउड टू प्रैक्टिस ऑन ट्रांजैक्शनल वर्क। और अगर ऐसा है तब सवाल ये उठता है फिर वो कर क्या सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस उनको उस लिहाज से अलाउ होगी जहां पे वो ट्रांजैक्शनल वर्क करेंगे, कॉर्पोरेट वर्क सच एज जॉइंट वेंचर, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैटर्स, ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और जो कंपनी जुड़े हुए ट्रांजैक्शनल चीजें होती हैं सिर्फ उन्हीं के लिए काम कर सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। शब्द यहाँ यूज हुआ है रेसिप्रोकेट, क्योंकि आप ध्यान दीजिए हमारे यहाँ तो सिविल लॉ भी है, हमारे यहाँ तो हाँ आईपीसी भी है, तो क्या वो आईपीसी में काम कर सकते हैं? क्या सिविल लॉ में काम कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो बीसीआई के अंडर रजिस्टर्ड लॉयर नहीं है। तो वो कर क्या सकते हैं? वो रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो आपके जेवीज होते हैं, मर्जर होते हैं, एक्विजिशन वगैरह होते हैं, जो इंटरनेशनल कंपनी से जुड़े हुए वाद विवाद हैं, उनके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो भी तब जब आपको कोर्ट अलाउ कर दे तो। They shall not be involved or permitted to do any work pertaining to convincing of property, title investigation or other similar works। Obviously property के लिए या टैग जो प्रॉपर्टी ओनरशिप के लिए, इन सब चीजों के लिए उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद और भी एक्सप्लेनेशन है कि इससे फायदा क्या होगा। तो हमारे जैसे बीपीओज होते हैं, हमारे लीगल आउटसोर्सिंग भी होती है, यूएस बेस्ड कंपनीज हैं, बाहर से कंपनियां आके काम करती हैं, हेडक्वार्टर्स बना रखे हैं, तो उनको कौन लड़ेगा? उनको लड़ने के लिए उनके लॉयर्स अगर आएंगे तो बेटर रहेगा। तो उनके लिए एक नियम आ गया है, वो कर सकते हैं। उसके पहले ऐसे कई लड़ाइयां हुई जहां पर कोर्ट ने अलाउ नहीं किया था, और सिर्फ ये कहा था कि इंडिया के लॉयर्स ही यहाँ काम कर सकते हैं। ठीक है, इस न्यूज का स्कोप क्या है? प्री के पर्पज से पूछा जा सकता है कि अभी तक की न्यूज क्या है। अभी तक की न्यूज में ये है कि क्या अलाउ किया है बीसीआई ने, और आगे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट ये बनता है कि इसका स्कोप क्या है, क्या इससे हमारे देश को वाकई कोई फायदा होगा या डिस्प्यूट ज्यादा बढ़ेंगे, या वो कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ये हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जीएस2 वाले पर्पज में, जीएस2 वाले पेपर में। ठीक है,
आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे कि एक्सपोर्ट डिप हुआ है, गवर्नमेंट प्लान्स टू कर्ब नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स। अगर आप इस न्यूज को पूरा पढ़ें तो सीधे से नंबर्स की बात होती है कि हमारा एक्सपोर्ट डिप किया है, इंपोर्ट भी डिप किया है, जो हम कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। लेकिन अगर इसके पीछे की कहानी में ये जाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट इंपोर्ट्स क्या है। इंपोर्ट्स का मतलब गुड्स की बात हो रही है, ऑब्वियसली कोई चीज यहाँ पे इंपोर्ट की जाएगी तो वो गुड्स होगा, सर्विसेज की बात नहीं हो रही है, याद रखिएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विसेज का भी होता है, लेकिन ये सर्विसेज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हार्ड कोर गुड्स की बात हो रही। क्यों लिखा क्या है, अमिड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स कंटिन्यूइंग टू कॉन्ट्रैक्ट ईयर ऑन ईयर। मर्चेंडाइज मतलब कपड़े, जो आपके मर्चेंडाइजिंग का मतलब होता है सेक्शन करना, ध्यान दीजिएगा। मर्चेंडाइजिंग का मतलब होता है दिखाना सामने वाले को कि हमारे पास क्या क्या है, उसे कहते हैं मर्चेंडाइज करना। और यहाँ पे मर्चेंडाइजिंग का मतलब है जो चीजें हम बाहर से लाते हैं और जो बेचते हैं। सिर्फ कपड़े की बात नहीं हो रही, मैंने गलत बोला, कपड़ा नहीं है, मतलब जो जो चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती हैं उन सबके लिए कहा जा रहा है कि मर्चेंडाइजिंग ऑफ एक्सपोर्ट इज कंटिन्यूइंग टू कॉन्ट्रैक्ट ईयर ऑन ईयर। सो जो भी चीजें बाहर एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेप्ट सर्विसेज ग्लोबल डिमांड के हिसाब से, वो कम हुआ है। नाउ स्लो, ऐसा क्यों है, क्योंकि स्लो डाउन है ग्लोबल डिमांड में, ठीक है, वो समझ में भी आता है हमको। नाउ अच्छा, ये कोई सवाल मुझसे पूछे कि मैम क्यों स्लो डाउन है, तो आप न्यूज पढ़ा करिए, मेरे आर्टिकल्स देखा करिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी उसके लिए फिलहाल बात नहीं करते हैं ना। गवर्नमेंट ने कहा कि हम नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स को कम करेंगे, इस पे बात कर रहे हैं वो कि हम इसको कम कर दें तो हमारा इंपोर्ट का जो बिल है वो कम हो जाएगा। तो अगर एक्सपोर्ट हम नहीं कर पा रहे तो कम से कम इंपोर्ट भी तो कम कर सकते हैं ना। तुम्हारे पास जो करंट अकाउंट डेफिसिट की समस्या है वो सॉल्व हो सकती है, ठीक है, वो ये इनहेरेंट पार्ट है। तो उसमें पहले समझने की बात ये है हमारे लिए, क्योंकि हम यूपीएससी के हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि एक्चुअली बात क्या हो रही है। बात हो रही है कंज्यूमर गुड्स की। अगर आप थोड़ा इकोनॉमिक्स में जाएं तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स या गुड्स, कंज्यूमर गुड्स की दो भाग हैं, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि कंज्यूमर गुड्स क्या है। कंज्यूमर का मतलब क्या है, हम और आप सब। कंज्यूमर जो चीजें कंज्यूम करता है, जो बाइंग करता है, जो परचेजिंग करता है और यूटिलाइज करता है, हम सब कंज्यूमर है, राइट। अपने अपने लिहाज से हम सब कंज्यूमर है। सो ऑल कंज्यूमर गुड्स आर गवर्न बाय लॉ ऑफ सप्लाई। और जितने भी कंज्यूमर हैं और कंज्यूमर गुड्स हैं वो सब सप्लाई और डिमांड के नियम पे आधारित होते हैं। जितनी सप्लाई डिमांड का जो रूल होता है इकोनॉमिक्स में, उसको आप गो थ्रू करेंगे, उसको यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं। तो सप्लाई डिमांड का मतलब क्या है कि आपके पास सप्लाई जो है प्राइस के हिसाब से कम ज्यादा होगी और डिमांड भी आपके पास प्राइस के हिसाब से कम ज्यादा होगी। इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। मतलब प्राइस के हिसाब से आपका जो मांग है वो बढ़ रही है, प्राइस के हिसाब से आपकी मांग घट रही है। ये उल्टा भी होता है, डिमांड के हिसाब से प्राइस ऊपर जा रहा है और डिमांड के हिसाब से प्राइस नीचे जा रहा है। उसमें कई कॉन्सेप्ट आते हैं, दो ही कॉन्सेप्ट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। तो ध्यान दीजिएगा, जब प्राइसिंग की बात जब भी होगी तो सप्लाई डिमांड की बात जरूर होगी। सप्लाई अगर ज्यादा है तो आपकी प्राइसिंग कम हो जाएगी, सप्लाई कम है तो प्राइसिंग आपकी ऊपर चली जाएगी। इसका उल्टा डिमांड में होता है, अगर आपकी डिमांड ज्यादा है तो प्राइसिंग ऊपर जाएगी और डिमांड अगर कम है तो आपकी प्राइसिंग नीचे चली जाएगी। इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी, मतलब कितनी इलास्टिक है, कम ज्यादा होने में कितना इलास्टिक है। उसके बाद जब हम सप्लाई और डिमांड समझ जाएंगे, उसके बाद आता है हमारा कंज्यूमर गुड्स के दो भाग होते हैं। दो भाग का मतलब हुआ, एक एसेंशियल है, एक नॉन एसेंशियल, उसको कहते हैं। तो जो इस आर्टिकल में है कि नॉन एसेंशियल इंपोर्ट को कम किया जाएगा। तो जो इस एसेंशियल को भी समझेंगे क्या है। कंज्यूमर स्टेपल्स आर द सब कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर गुड्स आर रिगार्डेड एज एसेंशियल प्रोडक्ट। तो एसेंशियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो कंज्यूमर स्टेपल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हम हर डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि फूड हो गया, बेवरेजेस हो गया, सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स हो गया, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो हो जाते हैं एसेंशियल गुड्स, एसेंशियल फॉर लाइफ। ध्यान दीजिएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, जो नॉन एसेंशियल है उसको इंपोर्ट हम कम कर सकते हैं, राइट। सो एसेंशियल क्या हो गया, जो हम अवॉइड नहीं कर सकते। आप आटा तो खाओगे, रोटी खाओगे, दाल कंज्यूम करोगे, आप बेवरेजेस को कंज्यूम करोगे, हाउस होल्ड गुड्स को लोगे ही लोगे, तो वो हो गया एसेंशियल। उसका जस्ट अपोजिट उनको हम कंज्यूमर स्टेपल्स भी बोलते हैं। बाय द वे टर्मिनोलॉजी याद कर लीजिएगा। कंज्यूमर स्टेपल्स इज द बायस कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जिसको हम एसेंशियल प्रोडक्ट समझते हैं। नाउ नॉन एसेंशियल क्या है, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, जो एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है। उसमें क्या आता है आपका, एग्जांपल ऑफ नॉन एसेंशियल आर कंज्यूमर स्पेंड ऑन परचेजेस ऑन डाइनिंग आउट, ज्वेलरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारे क्या हो गए, नॉन एसेंशियल। इनको अगर हम कम भी खरीदेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो इनको कहते हैं, इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हम कट करेंगे, इंपोर्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। नाउ कंज्यूमर फ्रीक्वेंटली कट स्पेंडिंग ऑन नॉन एसेंशियल गुड्स एलिमिनेटिंग फ्रॉम देयर बजट। और होता क्या है कि यूजुअली आज का जो कंज्यूमर मार्केट है वो नॉन एसेंशियल में बहुत खर्च कर रहा है। याद रखिएगा, क्योंकि आप दिन में शायद रोटी 2 खाते होंगे, लेकिन चिप्स के पैकेट आप 4-5 खा जाते हो। क्या चिप्स खाना एसेंशियल है?
एब्सोल्युटली नॉट। ऑल्दो इसको यहाँ रखा नहीं गया है, उन्होंने गवर्नमेंट ने भी इस बात को नहीं कहा कि चिप्स मत खाओ, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, लेकिन जो नॉन एसेंशियल है उसको हम कर्व आउट करेंगे तो गवर्नमेंट को लगता है कि हम अपना इंपोर्ट को कम कर सकते हैं और हमारा जो कैट का बिल है, डेफिसिट चल रहा है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट न्यूज है बैंक्स दैट आर टू बिग टू फेल। अच्छा, एसवीबी का हम समझ रहे हैं कि एसवीबी जो बैंक की जो कोलैप्स कर रही है, क्राइसिस आ चुका है, उसके लिहाज से आर्टिकल काफी इंपैक्टफुल है, काफी इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हमारे सामने रखता है, उसको देखेंगे। अच्छा, हुआ क्या, ये जो डिस्कशन हम पढ़ने वाले हैं, ये रजनीश कुमार साहब हैं, एसबीआई के चेयरमैन, फॉर्मर एसबीआई के चेयरमैन है, उनसे एक डायलॉग हुआ, एक डायलॉग का मतलब इंटरव्यू हुआ, उसी कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, इंडिया रिमेन्ड द सेम हेवन ड्यूरिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, सवाल पूछा गया, ट्रिगर्ड बाय द कोलैप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक लीमन ब्रदर्स 2008। अच्छा, ये क्या हुआ, ये कौन सा क्राइसिस है, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, मेरा एसवीबी का मैंने वीडियो बनाया था, आप जरूर गो थ्रू कर लीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया हमेशा से सेफ हेवन रहा है और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब ट्रिगर हुआ था 2008 में, तभी भी हम काफी बेटर सिचुएशन में थे with domestic banks backed by sound regulatory practices showing strength and resilience। ठीक है, तो ऐसी क्या खास बात है और एसवीबी क्यों डूबा, इसके ऊपर कुछ सवाल किए गए उनसे। उन्होंने कहा a decade and a half on Indian banks remain unaffected by the failure of SVB और Signature Bank in the US last week। दो बैंक कोलैप्स हो रहे हैं साथ ही साथ, एसवीबी और सिग्नेचर बैंक, इंपैक्ट की वजह से। क्यों हुआ वो आप वीडियो में देखिए। द पॉइंट इज दिस कि अब इसके ऊपर सवाल किया कि इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या इंडियन बैंक सेफ हैं, क्या हम और ऐसा क्या करते हैं जिनको हम आजकल के स्टार्टअप और डिजिटाइजेशन के माहौल में हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो इंडियन बैंक्स को सेफ हेवन बनाता है और रेजिलियंस बनाता है और स्ट्रेंथ शो करता है। तो उन्होंने कहा कि हम डीएसआईबीज का फंडा लगाते हैं, इसको देखेंगे, ये करने से बैंक्स काफी स्ट्रांग रहती हैं और जो यूएस में हुआ वो हमारे बैंक के साथ नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है कि डीएसआईबीज क्या है और प्री में पूछा जा सकता है। नाउ व्हाट इज द बेसिस फॉर कॉन्फिडेंस इन द रेजिलियंस, सवाल वही चल रहा है। उसमें कहते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर है उसमें जो डिपॉजिट्स है वो ज्यादातर जनता का डिपॉजिट है और यूएस में ज्यादातर डिपॉजिट्स एसवीबी के पास कॉर्पोरेट्स का था, तो मतलब जो स्ट्रक्चर है हमारे पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू दिस बैंकर, हाउस होल्ड सेविंग कंस्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ बैंक डिपॉजिट। वो कहते हैं जो हाउस होल्ड सेविंग्स होती हैं वो मेन पार्ट होता है किसी बैंक का, पर यूएस में ऐसा नहीं है, जहां पे लार्ज पोर्शन ऑफ बैंक डिपॉजिट फ्रॉम द कॉर्पोरेट से इनके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा था। और आपको बता दूं कि एसवीबी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट और वो फंडिंग भी करते हैं टेक स्टार्टअप्स को, इसलिए शायद ये पंगा ज्यादा हुआ, बट ये रीजन यहाँ पे रजनीश कुमार साहब भी कह रहे हैं। उसके अलावा वो कहते हैं कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में लोगों का 100% ट्रस्ट है, जब ट्रस्ट इतना ज्यादा है तो कोलैप्स करने की चिंता नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं इन इंडिया द अप्रोच ऑफ द रेगुलेटर हैज जनरली बीन द डिपॉजिटर्स मनी शुड बी प्रोटेक्टेड एट एनी कॉस्ट। हमारा फंडा ये है कि डिपॉजिटर्स का पैसा बचना ही बचना चाहिए। जैसा कि 2008 का रेफरेंस लेते हैं, जब ऐसे बैंक में कुछ भगदड़ मच गई थी और लोग एटीएम्स के बाहर चले गए थे पैसा विड्रॉ करने के लिए, ऐसी वहां पे भी न्यूज उड़ी थी कि इनका उस वक्त सेंसेक्स 3.5% पे क्लोज हुआ था, तो आरबीआई और सेबी ने स्टेप इन करके उसको बचाया था। तो और इसके अलावा कहते हैं कि ऐसा ही कुछ यस बैंक में भी हुआ था कि यस बैंक में भी उन्होंने इसको बचाने के लिए काफी चीजें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो पॉइंट इज दिस कि अगर ऐसा है तो हमारा सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो हम करते क्या है, तो उन्होंने कहा आरबीआई हैज क्लासिफाइड एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी एज अ डीएसआईबीज। ये क्या मतलब होता है, डीएसआईबी का मतलब होता है कि इट मींस दैट बैंक्स हैव अ earmarked additional capital and provisions to safeguard their operation। मतलब उनके पास एडिशनल कैपिटल और प्रोविजन होते हैं, प्रावधान होते हैं अपनी नॉर्मल बैंकिंग से, जिससे अगर बैंक कोलैप्स करने लगती है या संकट आता है तो वो अपनी जनता के डिपॉजिट को बचा सकते हैं। और ये कब हुआ था, जो फुल्ली इफेक्टिव हुआ 2019 में, जहां पे सर्टिफिकेशन दिया जाता है बैंक्स को कॉमन इक्विटी टीयर 1 का। ठीक है, याद रखिएगा। अंडर द डीएसआईबी फ्रेमवर्क अनाउंस बाय आरबीआई 2014 में अनाउंस किया गया, सेंट्रल बैंक वाज required from 2015 to disclose the names of banks designated at DSIBs। अच्छा, DSIBs डिसाइड कैसे होता है, उनका एक मैकेनिज्म है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैकेनिज्म है कि इनका इतना कैपिटल होना चाहिए, इनकी लिक्विडिटी रेशियो ये होना चाहिए, और काफी सारा मैकेनिज्म में नहीं जाते हैं, पर डीएसआईबी आपसे प्री में पूछा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और इसके हमारे बैंक में, हमारे यहाँ सिर्फ एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी को ही डीएसआईबी का सर्टिफिकेशन या पंचमार्क मिला है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि हम बेसल नॉर्म्स को भी फॉलो करते हैं। सवाल पूछा गया है कि बेसल नॉर्म्स किसके जुड़े हुए हैं, बेसल नॉर्म्स बैंक से जुड़े हुए होते हैं। तो G20 के साथ ही साथ
डीएसआईबी के साथ साथ जीएसआईबीज भी होता है। इसमें 30 ऐसे बैंक हैं विश्व के जिनको G20 के आधार पर, G20 नेशंस के आइडेंटिफिकेशन के आधार पर बेसल कमेटी के रिकमेंडेशन से उनको जीएसआईबीज घोषित किया गया है, जिसमें जेबी मॉर्गन आता है, सिटी बैंक आता है, एचएसबीसी, बैंक ऑफ अमेरिका, चाइना, बार्कलेज, बीएनपी पारिबस, डॉयश बैंक, गोल्डमैन सैक्स, ये सारे बैंक आते हैं। और इसमें इंडियन बैंक कोई नहीं है जो G20 के आधार पर उन 30 बैंकों में है जिनको जीएसआईबीज कहा जाता है। अगर आप ध्यान दें तो इसमें एसवीबी और सिग्नेचर बैंक का नाम नहीं है और उसमें इंडियन बैंक भी कोई नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद वो कहते हैं कि प्रिकॉशंस लेने क्यों जरूरी है। प्रिकॉशन लेने इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे जब हमारे फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो लोगों का हम पर ट्रस्ट नहीं बन पाएगा और फेलियर ऑफ वन बैंक इज कुड पोटेंशियली इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पेयरमेंट। तो ये जरूरी है कि हम सिस्टमैटिक रिस्क को कंट्रोल करने के लिए अपने बैंक्स में और साथ ही साथ फाइनेंशियल सेक्टर में पोटेंशियल बना करके रखें ताकि लोगों का हम पर विश्वास रहे, बैंकिंग सिस्टम में विश्वास रहे। और अगर बैंकिंग सिस्टम में विश्वास चला जाएगा तो आप किसी भी इकोनॉमी को रन करने में दिक्कत आप फेस करेंगे। तो इसी के लिए प्रिकॉशन जरूरी हैं। तो ये सारी चीजें आप इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाकर के ट्रेस आउट कर सकते हैं। जीएसटी वाले सेक्शन में ये सवाल बन सकता है प्री और मेंस दोनों के एस्पेक्ट से। तो ये था हमारा आज का न्यूज एनालिसिस इंडियन एक्सप्रेस का। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर नहीं कभी भी आप मुझे कमेंट बैक कर सकते हैं और आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या कमी पेशी रही, इसको हम आगे कवर करने की कोशिश करेंगे। अपना पेशेंस बना के रखिए, तैयारी अच्छे से करिए और कोई डाउट हो तो पूछते रहिए।